हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल स्टडी 95 वीके में। दोस्तों, आज हमारा सीडीपी की क्लास में हमारा टॉपिक है कॉग्निशन एंड इमोशन। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी 95 वीके को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरीके की और क्लासेस देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करें। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो पहला टॉपिक है वो है हमारा कॉग्निशन का। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं, कॉग्निशन क्या है। तो कॉग्निशन जो है साइकोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसका साइकोलॉजी का, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है? जब भी हम सोचते हैं, हम या तुम जब भी सोचते हैं या सीखते हैं, समझते हैं या याद करते हैं और निर्णय लेते हैं, तो ये सब जो प्रक्रियाएं हैं, कौन कौन सी? थिंकिंग की। जब हम थिंक करते हैं, लर्निंग करते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं, रिमेम्बरिंग करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो ये सब जो प्रक्रियाएं हैं ये कॉग्निशन के अंदर आती हैं। यही जो है कॉग्निशन कहलाती है। ठीक है। यानी दिमाग की सारी मानसिक प्रक्रियाएं, यानी दिमाग की सारी मानसिक प्रक्रियाएं, मेंटल प्रोसेस, जो हमें ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग और डिसीजन मेकिंग देती हैं, वे सब जो है कॉग्निशन के अंदर आती हैं। तो बात करें कॉग्निशन का अर्थ की, कॉग्निशन का मीनिंग क्या है? तो सूचनाओं को ग्रहण करना, समझना और व्यवस्थित करना, ये जो है कॉग्निशन का अर्थ होता है। संज्ञान का अर्थ होता है। मनुष्य अपने वातावरण की वस्तुओं, व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में जो अवधारणा बनाता है, कॉन्सेप्ट बनाता है, वही जो है संज्ञान कहलाता है। क्या क्या? मनुष्य का जो वातावरण है, मनुष्य अपने वातावरण की वस्तुओं, जो मनुष्य का वातावरण है उसमें उपस्थित वस्तुओं, व्यक्तियों और घटना के बारे में जो अवधारणा या कॉन्सेप्ट बनाता है, वही जो है संज्ञान कहलाता है। तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट उसमें देख लेते हैं। जैसे कॉग्निशन क्या है? कॉग्निशन जो है मेंटल प्रोसेस ऑफ नोइंग है, अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है। मेंटल प्रोसेस तो है ही। तो मेंटल प्रोसेस में क्या क्या हो सकता है? जैसे नोइंग, जानना हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया, रिमेम्बरिंग हो गया, जजिंग हो गया और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब मिलकर जो है कॉग्निशन के अंदर आते हैं। ठीक है। बात करें मेन कॉग्निटिव प्रोसेस की, मुख्य संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की, तो इसमें जो है थिंकिंग फर्स्ट जो हम देखेंगे वो थिंकिंग है। ठीक है। थिंकिंग, चिंतन, किसी विषय विषय या समस्या पर विचार करना। कोई हमारा विषय है, सब्जेक्ट है, या कोई हमारी समस्या है, उस पर विचार करना थिंकिंग कहलाता है। ठीक है। बात करें नोइंग की, जानना, सूचनाओं को पहचानना और समझना, जो है नोइंग होता है। बात करें रिमेम्बरिंग की, तो पहले सीखी हुई चीज़ों को याद करना, रिकॉल करना। पहले सीखी हुई कुछ चीज़ें होती हैं तो उनको जो है रिकॉल करना, रिमेम्बरिंग कहलाता है। जजिंग मतलब निर्णय देना, सही और गलत का निर्णय लेना, क्या सही है और क्या गलत है, वह जो है जजिंग होता है। बात करें प्रॉब्लम सॉल्विंग की, समस्या समाधान की, कठिनाई या समस्या का हल निकालना। मान लो कोई कठिनाई हमें आ रही है या कोई समस्या है, उसका हल निकालना, ये जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर आता है। बात करें इमेजिनेशन की, दिमाग में कई चीज़ों की तस्वीरें और विचार बनाना। ठीक है। जैसे बैठे बैठे हम कुछ नई नई चीज़ें सोचते रहते हैं, फिर उसकी तस्वीर हमारे दिमाग के में बनती रहती हैं, और उससे रिलेटेड जो विचार होते हैं, थॉट्स होते हैं, वो हमारे दिमाग में आता है। वही जो है इमेजिनेशन होगा। बात करें रीजनिंग की, तर्क की, तो कारण और परिणाम खोजकर निष्कर्ष तक पहुंचना। मान लो कोई हमें टॉपिक दिया गया है, तो उस या कुछ फैक्ट्स वगैरह दिए हुए हैं, तो उसका क्या कारण है, उसका परिणाम खोजना है, तो कंक्लूजन तक पहुंचना ही जो है रीजनिंग कहलाता है। ठीक है। तो जो अभी हमने ऊपर देखा है, इसको जो है थोड़ा मतलब डिस्क्रिप्टिव उसमें देख लेते हैं। ठीक है। बात करें संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के प्रकार की, टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस की, तो बात करें अटेंशन की, जैसे ध्यान, अटेंशन मतलब ध्यान। ठीक है। तो वह ध्यान वह कॉग्निटिव प्रोसेस है जो हमें किसी विशेष स्टिमुलस पर फोकस करने और बाकी रिलेवेंट चीज़ों को इग्नोर करने में मदद करता है। ठीक है। कोई विशेष प्रकार का स्टिमुलस है, उस पर फोकस करना, और जो बाकी जो चीज़ें हैं, रिलेवेंट चीज़ें हैं, उनको इग्नोर करने पर जो है मदद करता है, या अटेंशन। ठीक है। इसका क्या महत्व है? यह सीखने की सबसे पहली और आवश्यक योग्यता है या एबिलिटी है, सीखने की, लर्निंग करने की सबसे पहली एबिलिटी क्या है? ठीक है। ध्यान। अगर हम ध्यान ही नहीं लगाएंगे तो सीखने में,
तो वो हमें आएगी ही नहीं, ठीक है? तो इसलिए जो है यह सीखने की सबसे पहली और आवश्यक योग्यता है, क्या? अटेंशन, ठीक है? बिना ध्यान के कोई भी अन्य कॉग्निटिव प्रोसेस काम ही नहीं करता, जैसा ही बताया मैंने, ठीक है? तो अटेंशन का मतलब, अटेंशन लर्निंग का आधार है। अटेंशन क्या है? अटेंशन जो है लर्निंग का आधार है, फाउंडेशन ऑफ लर्निंग है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, क्लास में केवल टीचर की बात सुनना और क्लासमेट्स की शरारतों को इग्नोर करना, ये पहला है। मतलब क्लास में कोई टीचर है, तो उसकी बातों को हम सुन रहे हैं और क्लासमेट्स में जो बच्चे हैं, जो बच्चे शरारत कर रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या नाम है? अटेंशन हो गया। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, घर पर पढ़ाई करते समय मोबाइल नोटिफिकेशन को ऑफ रखना, ठीक है? जैसे हम घर में पढ़ाई कर रहे होते हैं, बार बार मोबाइल में किसी तरीके के नोटिफिकेशन आते हैं, व्हाट्सअप नोटिफिकेशन आते हैं, यूट्यूब नोटिफिकेशन आते हैं, तो उनको हम ऑफ करके रखते हैं, तो ये जो है अटेंशन में आता है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा अटेंशन। ध्यान रखने के लिए पढ़ाई को छोटे छोटे इंटरवल्स में करें, ठीक है? और बीच में थोड़े ब्रेक्स लें, इससे आपका फोकस और रिटेंशन बेहतर होता है, ठीक है? अगर हम डायरेक्ट कई कई घंटे तक अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो उससे क्या होता है, इस कुछ टाइम के बाद में हमारा जो फोकस है वो हटने लग जाता है, तो जिस तरीके की हम पढ़ाई करना चाहते हैं, और ये जिस तरीके का उस पढ़ाई से हम आउटपुट निकालना चाहते हैं, वो हमें नहीं मिल पाता, ठीक है? बात करें लैंग्वेज की। भाषा क्या है? भाषा वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति को विचारों को व्यक्त करने और समझने में जो है सक्षम बनाती है। भाषा वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति को विचारों को व्यक्त करने और समझने में सक्षम बनाती है। व्यक्ति के कुछ विचार हैं, तो व्यक्ति अपने विचारों को एक्सप्रेस करता है, तो उसकी एक भाषा होगी, लैंग्वेज होगी, ठीक है? और उसको समझने में हम सक्षम बनाते हैं, ठीक है? इसका क्या महत्व होता है लैंग्वेज का? यह ना केवल संचार का माध्यम है, कम्युनिकेशन का तो माध्यम है ही, बल्कि थिंकिंग का आधार भी है। लैंग्वेज फैसिलिटेट्स कॉग्निशन, ठीक है? ये एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो इसका उदाहरण देख लेते हैं। बच्चा खिलाना खिलौना दो कहकर अपनी ज़रूरत बताता है, यही उसकी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, ठीक है? बात करें लर्निंग की, अधिगम की। अधिगम वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति नई जानकारी ग्रहण करता है और उसे पुरानी जानकारी से जोड़ता है, ठीक है? जैसे व्यक्ति के पास कुछ पुरानी जानकारी है, लेकिन उस पुरानी जानकारी के साथ में वो नई जानकारी जो है ग्रहण करता है और उसको पुरानी जानकारी से जोड़ता है। उसके आधार पर उसको वो वह जो है कुछ सीखता है, तो यही जो है लर्निंग कहलाता है। महत्व अगर इसका हम देखें, तो इसमें समझना, अंडरस्टैंडिंग, याद रखना, रिटेंशन और लागू करना, एप्लीकेशन जो है इसमें शामिल होता है। लर्निंग में क्या-क्या शामिल है? अंडरस्टैंडिंग, रिटेंशन और एप्लीकेशन, ये जो है शामिल होते हैं। उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं, गणित में फ्रैक्शन को सीखते समय उसे डिवीज़न में जोड़ना, ठीक? ये हो गया हमारा लर्निंग। बात करें मेमोरी की, तो मेमोरी वह प्रक्रिया है जिसमें जो हमें जानकारी को एनकोड, डालना, स्टोर और रिट्राइव यानी वापस लाना सिखाती है। मेमोरी क्या है? जो हमें जानकारी को एनकोड, मतलब जो भी जानकारी हमें मिली है, वो हम अपनी मेमोरी में डाल लेते हैं। उसको फिर सहेज कर रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। ज़रूरत पड़ने पर हम उसको जो है रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं? मेमोरी में आती हैं। महत्व, इसका महत्व देख लेते हैं। लर्निंग का सबसे अहम हिस्सा होता है, ठीक है? बिना मेमोरी के हम किस सीखी हुई चीज़ों को याद नहीं रख सकते। कोई चीज़ें हमने सीखी हैं, अगर हम उसको अपनी मेमोरी में ना स्टोर करके रखें, ठीक है? या उस जानकारी को हम अपने मेमोरी में एन्कोड ही ना करें या स्टोर ही ना करें, तो क्या वो जानकारी या जो मतलब जो जानकारी है वो हम रिट्रीव वापस ला सकते हैं उसको? नहीं ला सकते हैं। तो इसका मतलब यही है कि लर्निंग का ये सबसे अहम हिस्सा होता है। मेमोरी जो है लर्निंग का सबसे अहम हिस्सा है। बिना मेमोरी के हम सीखी हुई चीज़ों को याद नहीं रख सकते हैं, ठीक है? बात करें कंटेम्परेरी कॉग्निटिव थ्योरीज़ की, तो कंटेम्परेरी कॉग्निटिव थ्योरीज़ मानती हैं कि मेमोरी जो है एक्टिव, रिकंस्ट्रक्टिव और इंटरप्रिटेटिव होती है, ठीक है? उदाहरण के लिए मल्टीप्लिकेशन टेबल्स याद करना और एग्ज़ाम में उसको रिकॉल करना, याद करना। एग्ज़ाम में जैसे मल्टीप्लिकेशन टेबल्स होती हैं, ठीक है? उसको हम याद करते हैं, फिर उसको जब भी एग्ज़ाम में हमें ज़रूरत पड़ती है उसको रिकॉल करते हैं, ठीक है? ये जो है मेमोरी के अंदर आता है। इन्फॉर्मेशन को छोटे चंक्स, मतलब छोटे टुकड़ों में बाँट कर याद करना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है।
कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन है या कोई भी जानकारी है, अगर हम उसको टुकड़ों-टुकड़ों में बाँट कर अगर हम उसको याद कर लें, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। अपेक्षाकृत अगर हम जा सारी जानकारी को एक साथ ही जो मतलब याद करेंगे। अगर हम छोटे-छोटे टुकड़ों में याद करेंगे तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव, ठीक है? बात कर लेते हैं परसेप्शन की, प्रत्यक्षीकरण या ग्रहण की। तो परसेप्शन परसेप्शन क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें सेंसेस या इंद्रियों से प्राप्त जानकारी का सही अर्थ निकाला जाता है। इसका महत्व क्या है? इसका महत्व है इसके द्वारा हम दुनिया को पहचानते हैं, समझते हैं। ये हमारे लर्निंग और डिसीजन मेकिंग का आधार है। फॉर एग्ज़ाम्पल भीड़ में अपने दोस्त का चेहरा पहचानना, ठीक है? भीड़ में अगर हमारा कोई दोस्त है तो उसका हम चेहरा पहचान लेते हैं। तो ये है परसेप्शन है, ठीक? बात करें थॉट की, थॉट एक हायर ऑर्डर कॉग्निटिव प्रोसेस है। मिनट रुकना। हुँ, तो बात करें थॉट की, तो थॉट जो है एक हायर ऑर्डर कॉग्निटिव प्रोसेस है, जिसमें रीज़निंग, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग शामिल होते हैं, ठीक है? तो थॉट्स में क्या-क्या शामिल है? इसमें रीज़निंग हो गया, मतलब तर्क हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, निर्णय लेना हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या का समाधान करना। ये सब चीज़ें जो किसमें शामिल होती हैं? थॉट्स में, ठीक है? ये हमें हमें जो है तार्किक और सोच समझ कर निर्णय लेने में मदद करता है। हाँ, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्लानिंग की क्षमता थॉट्स पर निर्भर करती है, किस तरीके का थॉट है हमारा और किस तरीके की हम जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग को जो है मतलब किसी भी प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं या कोई भी हम प्लानिंग है वो किस तरीके से बना रहे हैं, तो ये सब जो है थॉट्स पर निर्भर करता है, हमारी थॉट किस तरीके की है उस पर निर्भर करता है, ठीक है? उदाहरण उदाहरण के लिए यह तय करना कि परीक्षा में कौन सा प्रश्न पहले हल करना है। जैसे हम एग्जाम देने जाते हैं, कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जो हमें मतलब अच्छे तरीके से आते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें पहले से आते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें थोड़ा-सा जिनकी हमें जानकारी थोड़ी कम होती है, लेकिन हम सोचते हैं कि हम इनको कर लेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें बिल्कुल ही नहीं आते। तो हम सबसे पहले कौन से क्वेश्चन करेंगे जो हमें सबसे पहले आते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद जो कम आते हैं और फिर उसके बाद जो बिल्कुल नहीं आते हैं। तो यही जो है समस्या का हल ढूँढने के लिए स्टेप बाय स्टेप योजना बनाना है। यही जो है थॉट्स के अंदर आता है, ठीक है? सोचते समय क्यों और कैसे पूछें? जैसे हम सोचते हैं, किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी बात के बारे में या मतलब किसी के भी बारे में हम सोच रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि ये चीज़ ऐसा क्यों है और कैसे है? तो इससे क्या होगा कि रीज़निंग और क्रिटिकल थिंकिंग ये जो है बढ़ेंगी। क्यों और कैसे जब हम किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी चीज़ में, किसी बात में क्यों और कैसे जब पूछना स्टार्ट कर देते हैं, तो इससे जो हमारी जो तार्किक सोच है और क्रिटिकल थिंकिंग है, ये जो है बढ़ती है। ठीक है दोस्तों? बात कर लेते हैं मेटाकॉग्निशन की। तो मेटाकॉग्निशन क्या है? यह जो है मेटाकॉग्निशन थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, जो हमारी सोच है, उस सोच के बारे में भी सोचना। ये जो है मेटाकॉग्निशन होती है। तो ये कॉग्निटिव प्रोसेस है, हमें अपने थॉट्स और कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ को मॉनिटर, इवैल्यूएट और रेगुलेट करने में मदद करता है। ये मतलब दोबारा से देख लेते हैं। मेटाकॉग्निशन जो है, एक कॉग्निटिव प्रक्रिया है, कॉग्निटिव प्रोसेस है, जो हमें अपने थॉट्स, जो हमारे विचार हैं और कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ हैं, उसको जो है मॉनिटर करने में, इवैल्यूएट करने में और रेगुलेट करने में मदद करता है। मेटाकॉग्निशन के मुख्य जो कंपोनेंट्स हैं, उसको देख लेते हैं। तो पहला है मेटा मेमोरी, ठीक है? मुझे यह याद है या नहीं? जैसे हम कोई बार-बार सोचते हैं कि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं या कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि में रहता है कि मुझे ये याद है या नहीं? इस दुविधा में रहते हैं। फिर दूसरा स्ट्रैटेजी नॉलेज, इस चैप्टर को याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ठीक है? जैसे कोई चैप्टर हमें याद करना है, ठीक है? तो हम सोचते हैं कि इस चैप्टर को हम अच्छे तरीके से कैसे याद करें? या क्या तरीका हो सकता है जो ये इस चैप्टर से मुझे जो है ज़्यादा आउटपुट मिल सके, ठीक है? तो ये होता है स्ट्रैटेजी नॉलेज। थर्ड है थ्योरी ऑफ माइंड, यह समझना कि मेरे और दूसरों के बिलीफ्स या इमोशंस अलग हो सकते हैं। ये 2 व्यक्ति हैं, उनके जो है इमोशंस और जो बिलीफ है, वो अलग-अलग है। तो यही समझना जो है
थ्योरी ऑफ माइंड है। अ, उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं, बच्चा क्या सोचता है, मैथ का पहला चैप्टर आता है और दूसरा रिवाइज़ करना पड़ेगा। मैथ मैथ का जो है पहला चैप्टर तो आता है मुझे, लेकिन जो दूसरा चैप्टर है, वो रिवाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है? तो ये इसका उदाहरण हो गया। टिप जैसे बच्चों से पूछें, टिप है जैसे बच्चों से पूछें, तुमने ये कैसे याद किया? इससे सेल्फ रिफ्लेक्शन हैबिट डेवलप होती है बच्चों में और सीखने में जो है सुधार होता है। ये टीचर के लिए है, ठीक है? जैसे हम क्लासरूम में हैं, टीचर या क्लासरूम में होते हैं, तो बच्चों से हमें पूछना होता है कि तुमने ये कोई भी चैप्टर है, ये तुमने कैसे याद किया? तो बच्चा हमें बताएगा कि सर मैंने इस तरीके से याद किया था या मैडम मैंने इस तरीके। तो इससे क्या होगा? बच्चे के अंदर जो है सेल्फ रिफ्लेक्शन जो हैबिट है, वो डेवलप होती है और उससे जो है उसे सीखने में मदद मिलती है। ठीक है? हम बात कर लेते हैं माइंड मैपिंग की, मन मानचित्रण। तो विजुअल थिंकिंग टूल्स होते हैं ये माइंड मैपिंग जो है। माइंड मैपिंग एक विजुअल थिंकिंग टूल है जो बच्चों को आइडियाज़, कॉन्सेप्ट या इंफॉर्मेशन को स्ट्रक्चर और ग्राफिकल फॉर्म में ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है। जैसे माइंड मैप का मतलब होता है, जैसे हमारा कोई टॉपिक है, उसको हम बीच में लिख लिया, ठीक है? फिर उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हमने छोटे-छोटे फॉर्म में के चारों तरफ लिख ली। यही जो है मतलब जो मेन पॉइंट होता है, फिर मेन पॉइंट को हम याद करेंगे, फिर उसमें मेन पॉइंट में कि इसका मतलब क्या है? ये कैसे काम करता है? क्यों काम करता है? क्या इससे आउटपुट निकलेगा? तो इस तरीके के जो थॉट्स होती हैं या इस तरीके से याद करना, मैं माइंड मैपिंग कहलाता है, ठीक है? यह विचारों को सेंट्रल थीम के विचारों के चारों ओर दिखाता है। यह विचारों को सेंट्रल थीम के चारों ओर दिखाता है और ब्रांचेज़ और कीवर्ड से रिलेटेड आइडियाज़ को जोड़ता है, ठीक है? जैसे सेंट्रल थीम जो कोई भी जैसे टॉपिक है, अभी हम जैसे कॉग्निशन पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो कॉग्निशन को यहाँ लिख दिया। फिर इससे रिलेटेड जो भी छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं, वो उसको यहाँ लिख दिया। फिर उसको लिखने के बाद में फिर उससे जैसे यहाँ पे कुछ लिखा, ठीक है? फिर उसके बारे में जानकारी रिकॉल करना, ठीक है? तो ये इस तरीके से माइंड मैपिंग्स होती हैं। तो ब्रांचेज़ और कीवर्ड्स से रिलेटेड जो आइडियाज़ हैं, उससे जो है ऑटोमैटिक हम जोड़ते हैं। यह प्रक्रिया बच्चों को अपने संज्ञान, कॉग्निशन में सूचनाओं का चित्र, जो विज़ुअल रिप्रेज़ेंटेशन होते हैं, बनाने में जो है मदद करती है। इसे मन की क्रियाशीलता, एक्टिव माइंड प्रोसेस का अनुसंधान भी कहते हैं, ठीक? क्योंकि इसमें बच्चा लगातार जो है एक्सप्लोर और डिस्कवर करता रहता है। जो भी जानकारी है बच्चा जो है जब इस तरीके से माइंड मैपिंग के थ्रू जब बच्चा सीखता है, तो उससे क्या होता है कि बच्चे का जो एक्टिव माइंड है, वो जो है क्रियाशील रहता है और इससे जो है बच्चे में जो है लगातार जानकारी को जो है एक्सप्लोर और डिस्कवर करने में मदद मिलती है। बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है इमोशन। फर्स्ट टॉपिक जो था वो हमारा कॉग्निशन था, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और जो सेकंड टॉपिक है वो है हमारा इमोशन, वो यहाँ से शुरू हो। संवेग का अर्थ और उत्पत्ति के बारे में जान लेते हैं इमोशन की। संवेग लैटिन शब्द एमोवर से बना है, जिसका अर्थ है टू मूव आउट या टू स्टीर अप, हिलाना या बाहर निकालना, ठीक है? संवेग वह मानसिक और शारीरिक प्रक्रिया है, जो किसी व्यक्ति, कार्य या घटना की प्रक्रिया में उत्पन्न होती है। की फीचर्स देख लेते हैं, व्यक्ति को भावनात्मक रूप से उत्तेजित, अराउज़ कर देती है। जैसे व्यक्ति को संवेग जो है, ये इमोशंस जो है व्यक्ति को भावनात्मक रूप से उत्तेजित कर देता है इमोशन, ठीक है? शारीरिक परिवर्तन में उससे पहचाना जा सकता है। शारीरिक जो कुछ एकदम से शारीरिक परिवर्तन उसमें हो जाते हैं। जैसे हम एकदम अभी जैसे हम बैठे हुए हैं सब, ठीक है? लेकिन कुछ इमोशन हमारे ऐसे जागे कि हमारे जो हाव-भाव है वो चेंज हो गए, ठीक है? तो मतलब जो शारीरिक परिवर्तन हमारे अंदर होने स्टार्ट हो जाते हैं किसी चीज़ को, किसी इमोशन को सोचने में, याद करने, तो जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं उससे भी जो है पहचाना जा सकता है, ठीक है? जैसे इंक्रीज़्ड हार्ट रेट, हृदय गति बढ़ना, कोई कोई इमोशन हमारा ऐसा है जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, उससे जिस तरह जैसे हृदय की गति उससे बढ़ जाती है, कोई कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड किसी मतलब
एक दूसरे को याद कर रहे हैं या कुछ भी बात है उनके बीच में, उससे क्या होता है हृदय की गति बढ़ जाती है, पसीना आने लग जाता है, चेहरे का लाल हो जाना, ठीक है? अचानक से जैसे हम किसी को देख लें, जो हमारा यारा-प्यारा है, जब हम उसको देख लेते हैं तो हमारे चेहरे पे मतलब एकदम लाल हो जाता है हमारा चेहरा। तो ये सब जो है इमोशंस के अंदर आते हैं। में भावना, जो फीलिंग होती है और मनोस्थिति स्टेट ऑफ माइंड दोनों शामिल होते हैं इमोशन में। यह सडन और तीव्र होता है। मानसिक मानसिक के साथ-साथ शारीरिक प्रतिक्रियाएँ भी जो है उसमें उत्पन्न होती हैं। ये मोटिवेशन का कार्य करता है, ठीक है? हमारा व्यवहार इमोशन जो है हमारा व्यवहार प्रभावित करता है। हमारा किस तरीके का हमारा व्यवहार होगा, वो जो है इमोशन प्रभावित करता है या डिसाइड करता है। यह सीमित समय के लिए होता है, ठीक है? स्थायी नहीं होता। जैसे हमें किसी की याद आ रही है, लेकिन वो हमेशा ही नहीं रहेगा। कुछ टाइम बाद में वो जो है अपना आप ही वो जो इमोशन है वो अपना आप ही शांत हो जाता है, ठीक है? तो इसीलिए कहते हैं कि इमोशन जो है सीमित समय के लिए होता है, परमानेंट नहीं होता है, ठीक? बात करें कॉग्निशन और इमोशंस के संबंध की, ठीक है? कॉग्निशन और इमोशंस गहरे रूप से जुड़े हुए हैं, डीपली इंटर रिलेटेड हैं। डीपली जो है इंटर रिलेटेड है क्या? कॉग्निशन और इमोशन और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। बाई डायरेक्शनल इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे को। जैसे इमोशन कॉग्निशन, भावनाएँ कॉग्निटिव प्रोसेस हैं, जैसे अटेंशन, मेमोरी, डिसीजन मेकिंग ये जो है प्रभावित करती है। इमोशन जो है कॉग्निशन के जो प्रोसेस हैं, जैसे टेंशन हो गया, ध्यान, मेमोरी यानी स्मृति हो गई, अ डिसीजन मेकिंग का मतलब हो गया जैसे हल हल निकालना या निर्णय लेना, इन सबको जो है इमोशन प्रभावित करता है। कॉग्निशन इमोशन को कैसे प्रभावित करता है? जैसे कॉग्निटिव अप्रेज़ल हो गया, ठीक है? परसेप्शन और थॉट्स हमारे संवेगों और प्रतिक्रियाओं को जो है शेप करते हैं, मतलब आकार देते हैं। बात करें की पॉइंट की, ये एक डायनामिक इंटरप्ले है, यानी लगातार बदलते हुए प्रभाव का चक्र है। कॉग्निशन और इमोशन जो है डायनामिक इंटरप्ले करते हैं, यानी बदलते हुए प्रभाव का ये चक्र है, एक दूसरे बदलते रहते हैं। अ, ब याद रखने के लिए जैसे ज़ेजोंग का कहना है कि कॉग्निशन और इमोशन इंटरडिपेंडेंट है। किसने कहा है? ज़ेजोंग ने। कॉग्निशन और इमोशन जो है स्वतंत्र हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र। बात कर लेते हैं पॉजिटिव इमोशंस की। तो पॉजिटिव इमोशन में जैसे हैप्पीनेस होगी, ठीक है? हैप्पीनेस से क्या होगा? फ़ोकस और अटेंशन, एंगेजमेंट बढ़ाता है, कंसंट्रेशन बढ़ाता है। फ़ोकस और अटेंशन बढ़ेगा, एंगेजमेंट बढ़ेगा और कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ाता है। बात करें एक्साइटमेंट की, क्रिएटिविटी और एंगेजमेंट बढ़ती है। रिलैक्सेशन से मेमोरी और कंप्रीहेंशंस बेहतर होते हैं। इंटरेस्ट से मोटिवेशन बढ़ता है और क्यूरियोसिटी बढ़ती है। अगर जैसे किसी भी टॉपिक में हमारा इंटरेस्ट है, तो क्या होगा? उस टॉपिक को पढ़ने का हमें मोटिवेशन और उस टॉपिक के बारे में जानकारी इकट्ठा, जो हमारे अंदर जो क्यूरियोसिटी वो बढ़ती है। अगर उस टॉपिक में अगर नहीं है तो मोटिवेशन भी नहीं बढ़ेगा, ना ही क्यूरियोसिटी, ठीक है? बात करें होप की, तो स्टूडेंट को सीखने के लिए प्रेरित करता है और गोल ओरिएंटेड बनाता है। जैसे हम स्टूडेंट को जैसे किसी बच्चे की कुछ होप होती है, जैसे अच्छी नौकरी पाना, तो स्टूडेंट को वो सीखने के लिए मोटिवेट करती है, ठीक है? प्लस गोल ओरिएंटेड बनाती है कि मेरा गोल इस स्टडी से या इस तरीके से स्टडी करने से मेरा गोल ये है, तो मुझे ये जो है ये गोल प्राप्त करना है। ये किस में होता है? होप में। की के बारे में जान लेते हैं, तो पॉजिटिव इमोशंस लर्निंग को एनहांस करते हैं। जो पॉजिटिव इमोशंस होते हैं वो लर्निंग को, जो अधिगम है उसको बढ़ाते हैं और अटेंशन, मेमोरी, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी जो स्किल्स होते हैं इनको भी जो है बढ़ाते हैं। बात कर लेते हैं नेगेटिव इमोशंस की, जो नेगेटिव भावनाएं हैं हमारी, जैसे एंजाइटी। ये क्या करती है? हमारे ध्यान और स्मृति की याददाश्त को जो है कम करती है। जो फ़ियर होता है, मतलब भय, चुनौतीपूर्ण कार्यों से बचाव की प्रवृत्ति हमारे अंदर आ जाती है। अगर हमें किसी चीज़ से डर लग
या हमारे अंदर फ़ियर का इमोशन है, तो जो चुनौतीपूर्ण कार्य होते हैं, से हम बचते हैं। इस तरीके की जो प्रवृत्ति है वो हमारे अंदर धीरे-धीरे विकसित। बात करें क्रोध की, तो क्रोध जो है निर्णय लेने और ध्यान केंद्रित करने में बाधा उत्पन्न करता है। जैसे एकदम से अचानक से किसी बात को सुन के अगर मतलब हम मतलब क्रोधित हो जाते हैं, उससे जो है हमारा जो निर्णय लेने की जो क्षमता है, ध्यान केंद्रित की जो क्षमता है, उससे उसमें जो है बाधा उत्पन्न हो जाती है। बात करें उदासी की, सैडनेस की, तो सैडनेस जैसे प्रेरणा और भागीदारी को कम करती है। बात करें फ्रस्ट्रेशन, निराशा की, तो कार्य जल्दी छोड़ने की प्रवृत्ति बनाती है। जैसे किसी काम को करने में हमारा इंटरेस्ट नहीं है, या फ्रस्ट्रेशन हमारे अंदर उस कार्य को करने से आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस कार्य को जल्दी छोड़ देंगे। लगातार फ्रस्ट्रेट रहने से हमारे अंदर जो है इस तरीके की प्रवृत्ति है, कार्य छोड़ने की जो प्रवृत्ति है वो उत्पन्न हो, जो अ, हमारी जो डेवलपमेंट है उसके लिए सही नहीं है। ठीक है? नेगेटिव इमोशंस क्या करते हैं, फोकस, मेमोरी और मोटिवेशन को कम करते हैं। ठीक है? फोकस को कम करेंगे, मेमोरी जो है हमारी जो याददाश्त है, स्मृति है, उसको कम करेंगे, जो हमारा किसी चीज़ के सीखने का जो मोटिवेशन होता है, उसको कम कर देती है। इससे क्या होगा, इन सब के फोकस, मेमोरी और मोटिवेशन को कम करने से क्या होगा, जो हमारी लर्निंग है, वो जो है प्रभावित हो। ठीक है? जैसे हम किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं, तो वो सब चीज़ें जो हैं प्रभावित होंगी, हमारी जो अधिगम है वो होगा ही नहीं। इन सब चीज़ों को क्लास में इम्प्लीकेट अ, इम्प्ली सॉरी इम्प्लीकेशन कैसे करें इन सब का? तो शिक्षकों के लिए 5 महत्वपूर्ण शिक्षण रणनीतियाँ हैं, उनको देख लेते हैं। पहचानना और जागरूकता, आइडेंटिफिकेशन और अवेयरनेस। शिक्षक को सतर्क रहना है, क्लासरूम में जो है शिक्षक को सतर्क रहना चाहिए और उन छात्रों की पहचान करनी चाहिए, जो डर, चिंता, उदासी और क्रोध या निराशा जैसी नकारात्मक भावनाओं से प्रभावित है। क्लासरूम में जैसे बच्चे होते हैं, ठीक है? कुछ बच्चे होते हैं, अच्छा, उनका जो अ, इमोशंस होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, कुछ बच्चों के नेगेटिव इमोशंस होते हैं, तो शिक्षक का सॉरी टीचर का जो कार्य है, वो ये है कि उन छात्रों की पहचान करें, और जिनमें जो है डर, चिंता, उदासी या क्रोध जैसी जो नकारात्मक भावनाएँ हैं, वो उत्पन्न हो रही हैं, तो टीचर को जो है उन बच्चों की पहचान करके उनको उन जो नेगेटिव इमोशंस हैं, उनको जो है उनसे बाहर निकालना चाहिए। ठीक है? बात करें भावनात्मक समर्थन की, इमोशनल सपोर्ट बच्चों को देना चाहिए, छात्रों को सकारात्मक और सुरक्षित माहौल दें। ठीक है? उनकी भावनाओं को सुनें और समझें, जो भी उनके इमोशंस हैं उनको सुनें और समझें, एम्पैथी उनको दें, दिखाएँ, और उन्हें बताएँ कि उनकी भावनाएँ जो हैं सामान्य हैं, नेचुरल हैं। ठीक है? बात करें सकारात्मक प्रतिक्रिया और प्रोत्साहन की, पॉजिटिव फीडबैक एंड एनकरेजमेंट की, तो छात्रों को छोटी-छोटी सफलताओं पर, जो बच्चे छोटी-छोटी सफलताएँ जैसे प्राप्त करते हैं, तो जो है बच्चों की प्रशंसा करनी चाहिए, और गलती करने पर दंड देने की बजाय समझाने और सुधारने का मार्गदर्शन दें। इससे बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस और सीखने की जो प्रेरणा है वो बढ़ती है। बात करें 4th की, तो तनाव कम करने की गतिविधियाँ, स्ट्रेस रिडक्शन एक्टिविटीज़ उनको करानी चाहिए, जैसे विश्राम, रिलैक्सेशन तकनीकें, जैसे गहरी-गहरी साँस लेना, मेडिटेशन करना, रचनात्मक और खेल आधारित शिक्षण विधियाँ बच्चे को मानसिक शांति देती हैं और ध्यान केंद्रित करने में जो है मदद करती हैं। बात करें सकारात्मक कक्ष वातावरण की, पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट की, कक्षा में सहानुभूतिपूर्ण और सहयोगी माहौल बनाना चाहिए। बच्चों को अपनी भावनाएँ खुलकर व्यक्त करने का अवसर जो है टीचर को देना चाहिए। उससे क्या होगा, बच्चे में जो है, बच्चे का जो डेवलपमेंट है, तो बच्चे में जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो उत्पन्न होता है, या सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप होता है। ठीक है? तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो आप हमारे चैनल स्टडी 95 वीके को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों?
तो थैंक यू दोस्तों।